तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। असल में आज का ये एपिसोड जारी रहना था पूरा सुरेश मांचेकर को लेकर, लेकिन थोड़ी सी एक दूसरी डेवलपमेंट की वजह से उस एपिसोड को छोटा करके थोड़ा सा ये खबर आज की बड़ी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो पहली रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है और कल सुरेश मांचेकर की बाकी की किस्से कहानियाँ जारी रहेंगी। आज उसका सिर्फ डॉक्टर दीपक शेट्टी मर्डर केस का जिक्र होगा इस खबर के बाद। थोड़े दिन पहले हमने साइन कोलीवाड़ा के गैंगस्टर्स के ऊपर एक सीरीज की थी। वरदाराजन मुडलियार, दर्शन कुमार ढल अलियास टिल्लू, खाजा भाई, सोमा, परमेश्वर, छोटा सोमा, हरभजन, इन सब लोगों का जिक्र किया था जो एक समय वर्दा भाई अंडरवर्ल्ड डॉन के खास हुआ करते थे। धारावी, सायन, कोलीवाड़ा, प्रतीक्षा नगर, एंटोफिल, मटूंगा, इन सब एरियाज में इनकी हुकूमत चलती थी। और वर्दा राजन अपने ज़माने का सबसे बड़ा डॉन, उसका दारू का पूरा धंधा देखने वाला शख्स जिसका नाम था महेंद्र सिंह विग अलियास बड़ा सोमा। बड़ा सोमा इसलिए कहते थे कि वहाँ पे छोटा सोमा भी था जो माटुंगा की गांधी मार्केट में 3-4 दुकानें चलाता था और वर्दा के नाम से उस पूरी मार्केट में हफ्ता वसूली करता था। लेकिन बड़ा सोमा वाकई ही एक बड़ा आदमी था, वर्दा का बहुत करीबी, और वर्दा के जितने लोग थे उनमें से शायद सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला शख्स भी बड़ा सोमा था। एक ज़माने में सरदार नगर के एक छोटे से घर में रहता था। वहीं सरदार नगर में एक छोटी सी दुकान थी ग्राउंड फ्लोर पे, और ये वही दुकान ऑफिस इसका जो बनाया हुआ था उस शॉप में, ये वही ऑफिस था जहाँ पर जो मैंने वर्दा राजन की इंटरव्यू का एपिसोड बनाया था। उसी ऑफिस में मैंने वर्दा राजन मुडलियार की इंटरव्यू की थी जिसमें रिटर्न टिकट का जिक्र था और मेरे ऊपर हुए हमलों का, धमकियों का जिक्र था। ये सब सोमा के ऑफिस में हुआ था, क्योंकि वर्दा भाई हमेशा साइन कोलीवाड़ा में आके अगर कहीं बैठता था तो वो बड़ा सोमा के ऑफिस में। ऐसा ऐसा बड़ा सोमा ने दारू का धंधा बढ़ाया, और फिर जैसे ही अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज 1988 में वर्दा की डेथ होती है तो बड़ा सोमा साइन कोलीवाड़ा एरिया छोड़ के जुहू में मित्तल हाउस में चला जाता है। गोदरेज पार्क वहाँ पे बहुत बढ़िया एरिया है, वहाँ पे एक हाई राइज अपार्टमेंट में आधा फ्लोर लेके रहना शुरू करता है। जो वही जगह है जिसके बिल्कुल सामने, मित्तल हाउस के बिल्कुल सामने, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर केतन आनंद साहब का बंगला भी है। उसके साथ में रुइया पार्क है, शशि रुइया, रवि रुइया। गोदरेज हाउस जहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, उनका परमेश्वर गोदरेज की पार्टी इसी गोदरेज बेंगलोर में हुआ करती थी। खैर, तो इतनी हाई क्लास सोसाइटी के बीच जाके ये देसी दारू बेचने वाला आदमी जो बाद में करोड़ोंपति बन गया था, वो देश के रिच एंड माइटी के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टीज अटेंड करता था। इन बिटवीन इस आदमी ने शिप ब्रेकिंग का काम भी किया। दुनिया भर से बड़े बड़े समुद्री जहाज खरीदता था पुराने, और उनकी ब्रेकिंग, शिप ब्रेकिंग आलंग गुजरात में और दारूखाना मुंबई में उस शिप ब्रेकिंग करके उनके जो पार्ट्स होते थे वो बेचा करता था बंगाल में। उस फील्ड में भी इस आदमी ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अपने लोगों का और अपने दोस्तों का ख्याल भी बहुत रखता था। तो दोस्तों, अचानक इस शख्स की कल 1 तारीख को मुंबई में उसी घर में मित्तल हाउस में इसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और आज सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के पास एक हिंदू क्रीमेटोरियम है, वहाँ पे उसका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया।
उसकी जो एक दोस्तों ने कंडोलेंस मीटिंग का एक जो सबको मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे, वो मेरे पास भी आया है मुंबई से। तो एक एक करके अंडरवर्ल्ड के पुराने सरगना बड़े फिगर्स इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। अकबर लाला की कहानी हमने आपको बताई, शहजादा की कहानी आपको बताई, और अब से तीसरा बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का इस दुनिया को छोड़ के रुखसत हो गया। आगे सुनो जो बाकी की कहानी सुरेश मानसेकर का डॉक्टर दीपक शेट्टी के साथ झगड़ा कैसे होता है और वो मर्डर कैसे होता है जो जो मानसेकर को बहुत महंगा पड़ा। कल की बात आज जारी रखेंगे। सुरेश मानसेकर का वो किस्सा जो उसको उसकी मौत की तरफ ले गया, उसकी बात करेंगे आज। क्या बात थी वो जिसके लिए पूरे थाना जिले की पुलिस उसको 4 साल ढूंढती रही, 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और गोवा। उस शख्स ने इतना बड़ा गैंग बना लिया था कि थाना पुलिस के पास उसके 52 गैंगस्टर्स की लिस्ट थी। उनकी पूरा इतिहास, उनके घर की बातें, उनके कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन उनके साथी थे, वो पूरा ब्यौरा थाना पुलिस ने एकत्रित कर लिया था। और ख़ास तौर पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्रा अंग्रे जिनको मुंबई से क्राइम ब्रांच में से ख़ास तौर पर थाना भेजा गया था इस किस्म के गैंगस्टर्स को टैकल करने के लिए, और सिंगल हैंडेडली रविंद्रा अंग्रे ने ये पूरे गैंग्स को ख़त्म किया। 55 के करीब एनकाउंटर किए, जिनमें से 30 के ज़्यादा सुरेश मानसेकर गैंग के थे। बहुत लंबी लड़ाई थी। अब ये माहौल शुरू हुआ कैसे? ये बात बिगड़ी एक डॉक्टर के मर्डर से जिसका नाम था डॉक्टर दीपक शेट्टी। कल्याण में बहुत बड़ा अपना क्लिनिक चलाते थे। पूरी कम्युनिटी में उनकी जान पहचान, उनकी इज्जत, उनका सेवा करने का तरीका और आम लोगों में उनकी मान्यता वो बहुत चल रही थी। उसके चलते उनकी उस क्लिनिक का, उस हॉस्पिटल का बहुत नाम था। अपनी कम्युनिटी के अलावा बाकी कम्युनिटी के लोग भी उनकी कदर करते थे। हुआ कुछ ऐसे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुरेश मानसेकर ने डॉक्टर दीपक शेट्टी से फिरौती मांगी थी, कुछ करोड़ रुपए की या लाखों रुपए की, लेकिन डॉक्टर शेट्टी ने देने से इनकार कर दिया। इसलिए मानसेकर ने डॉक्टर शेट्टी को मार दिया। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। हुआ कुछ ऐसे कि मानसेकर गैंग के कुछ लोग डोंबिवली कल्याण एरिया में एक बड़े बिल्डर से पैसा उगराही करने गए थे। वहाँ पे बिल्डर ने दूसरे गैंग के लोगों को बुला के रखा हुआ था। वहाँ दोनों गैंगस्टर की लड़ाई होती है ग्रुप्स की, जिसमें मानसेकर गैंग के एक आदमी को कुछ ज़्यादा चोट लगती है, बाकी लोगों को कम चोट आती है। तो इसके आदमी उसको लेके सीधा अपनी गाड़ी में रख के डॉक्टर शेट्टी की क्लिनिक पे ले जाते। यहाँ डॉक्टर शेट्टी ने मरीज को देखा तो था, उसका जो शुरुआती अब उपचार होता है वो भी किया, लेकिन उसको एडमिट करने से इनकार कर दिया, ये कहते कि ये पुलिस केस है और जिसको आपको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है तो पुलिस को इतला करनी पड़ेगी। अब गैंगस्टर पुलिस के पास क्यों जाएंगे? वो तो ऑलरेडी वांटेड हैं पुलिस से, लोग चिपके रह रहे थे, वो कैसे पुलिस को इन्फॉर्म करें? उसको लेके मानसेकर के गैंगस्टर्स का डॉक्टर शेट्टी से झगड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर शेट्टी अपने इरादे से टच से मस नहीं होते। उनको जब बोला जाता है कि आपको मालूम है ये आदमी कौन है,
तो दीपक शेट्टी ने पूछा कि ये कौन है। उसने बोला ये सुरेश मानसेकर का आदमी है। अब डॉक्टर शेट्टी तो डॉक्टर था, उसने क्या लेना देना गैंगस्टर से। वो पता किसी का भी आदमी हो, मानसेकर का हो या किसी और का हो, मैं इसको एडमिट नहीं करूँगा जब तक पुलिस नहीं आती। पुलिस के सामने इसका इलाज शुरू करूँगा। लेकिन इसके लोग डॉक्टर शेट्टी के साथ गाली गलौज करके, उसको धमकी देके कि तुम्हें देख लेंगे, अपने आदमी को लेके किसी दूसरे हॉस्पिटल चले जाते। उसके बाद 2-4 दिन के बाद सुरेश मानसेकर को ये पूरी बात बताते, उसको भड़काने का काम करते हैं कि देखो भाई, आप इतने बड़े दादा, इतने बड़े गैंगस्टर, आप डॉन, आपके नाम की भी उस डॉक्टर ने परवाह नहीं की। अगर उसको सबक नहीं सिखाया गया तो बाकी के लोग हमसे नहीं डरेंगे। तो एक तरीके से मानसेकर के दिल में डॉक्टर शेट्टी के खिलाफ गुस्सा भरा गया और उसने कुछ दिनों के बाद डॉक्टर शेट्टी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और एक दिन अपने साथियों के साथ जाके डॉक्टर शेट्टी को पता भी नहीं चला कि आदमी कौन है, कैसे आए हैं, उनको गोलियां मार के मर्डर कर दिया। उसमें उनकी एक सेक्रेटरी को भी इंजरी हुई थी, अगर मुझे बराबर याद है। मैं कवर करने गया था वो मर्डर कल्याण में। तो बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो गया पूरे थाने ज़िले में। जो लोकल जो बिजनेसमैन थे, डॉक्टर थे, बड़े वकील थे, कम्युनिटी लीडर्स थे, उन लोगों ने डेपुटेशन लेके थाना के कलेक्टर को मिले, थाना के पुलिस कमिश्नर को मिले, मुख्यमंत्री को मिले, होम मिनिस्टर को मिले और मीडिया के थ्रू एक शेट्टी कम्युनिटी ने जो एक कैंपेन चलाया लॉ अरेस्ट के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, उससे पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ा। लेकिन मानसेकर हाथ आने वाला नहीं था। उसने इमीडिएटली थाना जिला छोड़ दिया, कुछ महीने गोवा में लुक छिप के रहा। उसके बाद उसने बेलगाम, जो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर एरिया लगता है, वहाँ पे उसने रहना शुरू किया। वहाँ पे थोड़ा इंटीरियर में एक बड़ा खूबसूरत बंगला भी बनाया, अपना नाम भी बदली कर लिया, अपने आप को मैंगो व्यापारी बताना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में एक बेल्ट है रत्नागिरी में, जिसको राजापुर कहते हैं, रायगढ़ राजापुर। वहाँ पे एक ख़ास किस्म का आम होता है जिसको हापुस कहते हैं लोकल भाषा में और अल्फांसोस कहते हैं अंग्रेज़ी में। बहुत महंगा आम होता है, बहुत टेस्टी भी होता है। हाई क्वालिटी आम तब भी एक्सपोर्ट होता था, आज भी एक्सपोर्ट होता है। 1000 से लेके 4000 रुपये पर डज़न तक उसकी कीमत चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर फ्रूट लॉट का। तो इस आदमी ने अपने आप को आम का व्यापारी बताया। रत्नागिरी में राजापुर में, राजापुर का आम सबसे मशहूर है, हापुस आम जो है। तो राजापुर में इस आदमी ने अपने एक आदमी के साथ मिलके होल सेल की जिसको एक कहते हैं ऑफिस छोटा सा बनाया वहाँ पे, उसको लेके एक ऑफिस कोल्हापुर में। कोल्हापुर पूरे इस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मंडी है। उस होलसेल मार्केट में दुनिया भर से, हिंदुस्तान भर से आम के सीज़न में व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में होलसेल में आम खरीदने आते हैं। तो वहाँ से काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलके एक ब्रैकेट बना लिया, कॉकस बनाया मानसेकर ने नाम बदल के, और एक बड़ी टाटा सफारी गाड़ी रख ली, नौकर चालक कर रख लिए, बड़ा बंगला बना लिया, बाहर आनंद नाम का बोर्ड लगा लिया। तो पूरी तरह से हुलिया बदल के, नाम बदल के बहुत अमीर आम का व्यापारी बन गया। कहते तो ये भी हैं कि उसको एनकाउंटर के पहले उसको पकड़ा बेलगाम से ही था, उसके घर से पकड़ा था, लेकिन बाद में कोल्हापुर में ला के
उसका एनकाउंटर जो था वो दिखाया गया, क्योंकि बेलगाम कर्नाटका में पड़ता था, कुछ कानूनी दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए उसको कोल्हापुर ला के एनकाउंटर किया गया। वो किस्सा कल आपको सुनाएंगे। हम कल बात करेंगे उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से जिनकी गोलियों से सुरेश मांचेकर की मौत हुई थी। तो ये एक किस्सा मांचेकर की ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट था। हर गैंगस्टर की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट आता है जो उसके लिए उसके मौत की घंटी बन जाता है। जैसे महात्रे केस और सुरेश दुबे केस भाई ठाकर के लिए बहुत महंगा पड़ा, इसीलिए बहुत से लोगों के लिए एक केस उसको फांसी के फंदे तक ले जाता है। वही किस्म की बात कुछ सुरेश मांचेकर के साथ भी हुई। उस शरीफ डॉक्टर का कत्ल, डॉक्टर दीपक शेट्टी का मर्डर सुरेश मांचेकर के ऊपर बहुत भारी पड़ा। उसके पहले उसने बहुत से लोगों को मारा, शिवसेना के कारपोरेटर को मारा, शाखा प्रमुख को मारा, लेकिन लोगों ने उसको इतना बुरा नहीं समझा जितना डॉक्टर दीपक शेट्टी के मर्डर को समझा। तो दोस्तों, कल जारी रखेंगे सुरेश मांचेकर की कहानी और तब सुनाएंगे आपकी पूरी वार्ता, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की उन्होंने प्रॉमिस तो किया है बात करने का, लेकिन अब कल मालूम पड़ेगा पक्का कि वो कब कितने बजे बात करने को तैयार होते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।